हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले वेलकम टू योर सक्सेस। आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने सक्सेस को वेलकम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा 5000 प्लस जर्नल साइंस के क्वेश्चन, यानी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं उनमें एग्ज़ाम किस टाइप से आए थे। यानी इनको देख कर आपको एक आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टाइप से आते हैं। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स भी आ जाए, केमिस्ट्री भी, जूलॉजी भी, बॉटनी, यानी सबका मिक्स निचोड़ हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि हमारा आज फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोशिका यानी जो सेल होती है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉपिक कोशिका का ही आता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो पहला वर्ड तो कोशिका ही होता है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड आता है मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने डैश 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। यानी किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन वही है, सेम उल्टा हो गया है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज क्या देखकर की थी, यानी उन्होंने क्या देखा जिसकी वजह से उनके माइंड में ये बात आई कि कोशिका की भी कुछ होता है। तो क्या देखा था उन्हें? पतली कार्क के टुकड़े देखे थे, जिनकी वजह से उनको ये उसके माइंड में ये बात आई थी कि ऐसा कोशिका की झिल्ली होती है, मतलब कि टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। जो ल्यूनहोक थे, उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। किसने की थी? ल्यूनहोक ने किसकी की थी? स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की। तो क्या देखकर उन्होंने इसकी खोज के बारे में सोचा था? तो हो जाएगा तालाब का जो जल होता है ना, उनको देखकर उनको ये आइडिया आया था कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका होती है। जो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका के बारे में बोला गया है, तो वो हो जाएगा शतुरमुर्ग का अंडा। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका दिया है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़े ज्ञात कोशिका माना गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पौधे एवं जंतु कोशिका के बने हैं, यानी जो जितने पौधे होते हैं, जंतु कोशिका होती है, वो कोशिकाएं होती हैं। और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये दिया गया कथन किस सिद्धांत से बिलोंग करता है? ये कथन आ गया जो किससे बिलोंग करता है, यानी किस सिद्धांत से ये मेल खाता है। तो बात यहाँ पे कोशिका की हो रही है, तो इसका सिद्धांत कौन सा होगा? कोशिका का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या था जिसने कोशिका सिद्धांत को दिया था? उन्होंने ये बताया था कि कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हो जाएगा एम.जे. स्लेडिन और थियोडोर स्वान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे जंतु हैं और कोशिका के बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यानी वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, चाहे ऐसे पूछो चाहे वैसे पूछो, मतलब उसे यही पूछना है। तो अभी भी बताया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दोबारा से पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा? एम स्लेडिन तथा टी स्वान ने की थी कोशिका के जीवन के बारे में प्रस्तुत किया था। उन्होंने सिद्धांत दिया था, इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिका पूर्णतः कोशिका की बनी होती हैं। जो कोशिका सिद्धांत है, इसको आगे किसने बढ़ाया था? तो वो नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रुडोल्ड विचर्जो, जिन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और सभी के बारे में इनको बताया था। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सिद्धांत से अनुरूप होता है, यानी ऐसा कौन सा कोशिका जीव है जो इस सिद्धांत के बिल्कुल ही अलग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो वायरस होता है ना, विषाणु, बैक्टीरिया, उसको बताया गया है वायरस के बारे में कि वो इस कोशिका सिद्धांत के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता है?
तो इसमें हो जाएगा नाभिक केंद्र, नाभिक या फिर नाभिक केंद्र होता है जो कि इस कोशिका के अंदर मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है निम्नलिखित में किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो कौन से प्राणी जगत के अंदर पाई जाती हैं? तो वो पाई जाएंगी मोनेरा प्राणी जगत के अंदर। क्लियर। अब आता है ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा है सबसे छोटा प्राकृतिक जीव कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे छोटा प्राकृतिक जीव होगा। नेक्स्ट आता है जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो आरएनए संश्लेषण होता है वो किसके अंदर होता है, यानी आरएनए का संश्लेषण किसके अंदर होता है? तो किसके अंदर होता है? वो होता है न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो होती है फास्फोलिक की बनी हुई होती है, जो यूकैरियोटिक झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है एक तरह की। नेक्स्ट आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भिन्न है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है इन दोनों के अंदर? तो क्या होता है, ये झिल्ली एस्पेस्ट होती है और में अनुपस्थित होती है, यानी ये झिल्ली अनुपस्थित होती है एस्पेस्ट झिल्ली के में। क्लियर, जिसकी वजह से अलग है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन से यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? विशेषता है वो नहीं बताना, जो नहीं है ना उसके बारे में बताना है। ये नहीं वर्ड होता है जो काफ़ी बार कुछ समय वो गड़बड़ कर देता है। तो किसमें नहीं है? जो पादिक कोशिकाएं होती है ना इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ये विशेषता इसके अंदर नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं में कौन सा भाग चयनात्मक परागम्य होता है? यानी ऐसा कौन सा भाग होता है पादप कोशिकाओं का जो कि चयनात्मक परागम्य होता है? तो वो कौन सा भाग होता है? वो होती है कोशिका झिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? वो होती है अर्धपरागम्य। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें चाहे झिल्ली का किसका बनी होती है? जो ये झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? जिसमें प्लाज्मा झिल्ली हो, कोशिका झिल्ली हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ये चयनित परागम्य झिल्ली की बनी होती है, किसकी बनी हुई होती है? तो ये आपको बताना है। तो हो जाएगा वो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी हुई होती है, यानी ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा, यानी दोनों ही सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि लिपिड क्या है? एक वर्ड आ गया लिपिड, तो इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि लिपिड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांस फैटी एसिड लिपिड का एक प्रकार होता है जिसके अंदर को लिपिड कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका का वह गुण जो कुछ पदार्थ कोशिका के भीतर बाहर आने जाने की अनुमति देता है, यानी ऐसा एक गुण होता है कोशिका का जो अंदर बाहर जाने की अनुमति प्रदान करता है, तो वो कौन सा होता है? वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोलता है, किस प्रक्रम द्वार के कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? यानी ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो CO2 और O2 के आर पार जा सकते हैं? तो वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? वो होता है विसरण। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उच्च सांद्रता क्षेत्र में उसकी सांद्रता कम होने वाले क्षेत्र की एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं का संचलन को डैश कहते हैं। जो अणुओं का जो संचलन होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय आगमन होता है, यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र के लिए सक्रिय आगमन होता है जो कि अणुओं का संचलन जिसमें आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है। ध्यान से पढ़िए, नहीं है वो गुण पूछा गया है, तो कौन सा गुण इसके अंदर नहीं आएगा? वो हो जाएगा कोशिका भित्ति है, जो कि प्रत्येक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, ये गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पादप कोशिका या फिर वनस्पति कोशिका का मुख्य भित्ति किसकी बनी होती है? जो इसकी मुख्य भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी हुई मुख्य भित्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28।
जो सेलुलोज भित्ति होती है ना, किसके सेलों में पाई जाती है। यानी मैं एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सबको कवर करा रही हूँ। यानी कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर किसी टाइप से पूछेगा ना, किस टाइप से पूछ सकता है, वो आपकी सारी संभावनाएं मैं यहाँ पे व्यक्त कर रखी हूँ। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। इसी क्वेश्चन नंबर आता है 28। ये क्या कहता है, सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों की में पाई जाती है। तो जो सेलुलोज भित्ति होती है वो जो पौधे होते हैं ना, इनके सेलों में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 29। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ना, यानी जितने भी कुछ भी जीव जंतु, तो सबकी प्रवृत्ति होती है। तो कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है परागम्य। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या होता है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये बताना है। तो जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ना, जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि किसमें हाँ है और किसमें ना है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग या फिर वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। यानी ऐसे कौन से कोशिकांग होते हैं जो पादप और वनस्पति दोनों में ही स्थित होते हैं। तो किसके अंदर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो होती है कोशिका भित्ति, जो दोनों के अंदर ही होती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा 32। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका या पशु कोशिका के अंदर अंतर पाया जाता है। तो पादप कोशिका और पशु कोशिका के बीच में अंतर किसकी वजह से पाया जाता है, वो हो जाएगी कोशिका भित्ति की वजह से इन दोनों में चेंजमेंट पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 33। संचरणों के योग परागम में जो पादप और जंतु कोशिका का में पाए जाते हैं, जो संरचनाएं होती हैं ना, उनमें जो युग्म प्राय होते हैं, तो पादप और तंतु में क्या पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका एवं कोशिका कला। क्लियर। इन दोनों में कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा 34। निम्नलिखित में से कौन से भाग में वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाएं किस भाग के अंदर पाई जाती हैं, तो वो होती है कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। एक जीवित कोशिका में संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव एवं नाभिक शामिल होते हैं। तो इस डैश वाली जगह में कौन सा ऐसा वर्ड आएगा जो इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर देगा। तो ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म या फिर जीवद्रव के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यानी जो जीवन होता है इसका भौतिक आधार क्या होता है, वो होता है जीव द्रव्य। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, वो किसका बना हुआ होता है। तो प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका में स्थित जो तरल जैविक पदार्थ होता है, जिसको हम जैव द्रव होते हैं, ये नाम किसने दिया था। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, जो जीव द्रव है ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, किसमें होता है, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। तो ये नाम किसने दिया था, ये दिया था J.E. पुनर्किंजे ने। ये एक जीव द्रव भी जैसा कुछ होता है, जिस तरल पदार्थ को नाम था जीव द्रव, J.E. पुनर्किंजे ने ये नाम दिया था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 39। जीव द्रव में सर्वाधिक रूप में क्या पाया जाता है। यानी वो तो बता दिया कि एक तरल पदार्थ होता है, तो इसके अंदर पाया क्या जाता है, तो इसके अंदर जल होता है जो कि तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कोशिका में प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं, जिसको कुल कोशिका का द्रव्यमान 70% या उससे अधिक होते हैं। बताइए क्या होते हैं वो, तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी, पानी। या जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, कोशिकाएं होती, जीव जंतुओं में 70% जल ही पाया जाता है या उससे अधिक भी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 41। ये क्वेश्चन क्या कहता है, लिपिड स्राव में निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। जो लिपिड स्राव होता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, चिकनी अंतःप्रदेविक जालिका होती है, जो कि लिपिड के लिए, एक स्राव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अंतःप्रदेविक की सतह डैश पे उपस्थिति की वजह से खुरदरी होती है। जो अंतःप्रदेविक जो सतह होती है वो खुरदरी किसकी वजह से होती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो होते हैं राइबोसोम की वजह से वो खुरदरी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43।
कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं, जो कोशिका में 70% उससे अधिक होते हैं। तो ये शायद रिपीट हो गया। तो हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है, 70% पानी होता है। यानी जितने भी जीव जंतु हो गए, यानी जब पशु हो गए, जानवर हो गए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी उनको जीवन काल के लिए 70% पानी तो उनके अंदर होना ही होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। ये क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है जो लिपिड स्राव होते हैं ना, ये किसके लिए जिम्मेवार, इनके लिए उत्तरदायी कौन होता है। लिपिड स्राव के लिए कौन उत्तरदायी होता है, वो होती है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। अंतःप्रदेवी जो सतह होती है वो किसकी वजह से खुरदरी होती है, तो किसकी वजह से खुरदरी होती है, वो हो जाएगा राइबोसोम। कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए हुए ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो सके। क्लियर। तो राइबोसोम की वजह से वो खुरदरी होती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसमें कोशिकांक नहीं होता है, यानी किसके अंदर कोशिकांक नहीं होता है, तो फ्रेंड्स होता है राइबोसोम के अंदर कोई भी कोशिकांक नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जिसमें पुट्टिका, वेसिकल, भंडारण, संशोधन, पैकेजिंग, यानी ऐसा कौन सा कोशिका अंगक होता है जिसके अंदर पुट्टिका भी होती है, भंडारण भी होता है, संशोधन भी होता है और पैकेजिंग भी होती है, तो किसके अंदर होता है, वो होती है गोल्जी काय। क्लियर। नेक्स्ट आएगा लाइसोसोम में एक पैराक्सोम बनता है। जो लाइसोसोम होता है लयन का है, उसमें पैराक्सोम बनता है, वो किसके अंदर बनता है, तो वो बनता है गोल्जी काय के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ये क्या कहता है, कोशिका के विभिन्न पाचन थैली होती है, यानी जो कोशिका होती है उसकी पाचन थैली क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेम्स को बोलते हैं आत्मघाती थैली। क्लियर। नेक्स्ट आएगा निम्न में किसको कोशिकांग का एटम बॉम्ब कहते हैं, यानी एटम बॉम्ब किसको कहा जाता है, तो हो जाएगा लाइसोसोम। क्लियर। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, वो 99 से लेकर 24 तक जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं ना, उन सबको लिया गया है। यानी एक पार्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन को बनाता है। यानी टॉपिक वही होता है, पार्ट वही होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। समझ में आया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फीडबैक। थैंक यू।